हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य। आज भारतीय इतिहास जो पीटी स्पेशल को लेके जो क्लास में चला रहा हूँ, आज ये सेकंड वीडियो है। पहला चैप्टर भारत को जानने के लिए, भारतीय इतिहास को जानने के लिए टॉपिक था कि स्रोत कौन कौन है। तो पहले ही पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के मध्य में जो अंतर था, दोनों का इम्पॉर्टेंस था, पिछले वीडियो में मैंने इस बात की जिक्र किया था। आज जो स्पेशली जो चर्चा होने जा रहा वो पाषाण युग का चर्चा। देखिए, पाषाण युग का जो टॉपिक को लेके चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें थोड़ी जटिलताएँ आती है। जटिलताएँ है नहीं, अगर ग्राफिक्स अगर आप नहीं समझें तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई जटिलता इसमें देखने को नहीं है। हकीकत इस बात का है कि अगर इसको क्रमबद्ध तरीके से अगर आप समझेंगे तो ये टॉपिक भी काफ़ी आसान हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं वैदिक काल, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति, ये टॉपिक को जो है हम लोग क्रमिक से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम स्टोन एज पाषाण काल को लेकर के चर्चा करना चाहेंगे। तो उससे पहले हम चर्चा करेंगे तीन वर्ड, जो इतिहास और प्राक इतिहास और आदि इतिहास, जो तीन शब्द आता है, तीन शब्द के अर्थ को समझेंगे। तो जैसे अर्थ है हिस्ट्री, जो है जो इसको इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री ये 600 BC से शुरुआत होता, तब से लेकर अब तक इतिहास है। इसमें लिखा हुआ साक्ष्य है और प्रमाणित भी है। दूसरी चीज़ें को लेकर चलते हैं, शब्द है प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री यानी प्राक इतिहास, जिसमें इस बात की चर्चा होती है कि इस हिस्ट्री में केवल पाषाण कालीन था, कोई लेखन की परंपरा विकसित नहीं थी, कोई लिपि भी नहीं था, उसको हम लोग प्राक इतिहास। तो जितने भी ताम्रपाषाणिक युग की बात करें, यानी कि स्टोन एज की बात करें या आप एक कॉपर स्टोन एज की बात करें, ये सभी जो है आपको प्री हिस्ट्री के अंतर्गत है, प्राक इतिहास के अंतर्गत ही माने जाते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखें खासकर सिंधु सभ्यता को, यानी हड़प्पा संस्कृति 2350 BC से लेकर 1500 BC के आसपास जो माना, ऐसे 1750 ही है। तो 2350 से 1750 BC, फिर 1500 से लेकर 1000 और 1000 से लेकर 600 BC जो है, ये जो वैदिक काल, यानी कुल मिला के हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति, दोनों जो संस्कृति जो आता है वो माना जाता है आदि इतिहास। आदि इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का जो सवाल सीधा सीधी ये सवाल है कि इसकी परिभाषा क्या। तो अधिकांशतः विद्वान इस बात को मानते हैं कि इसमें या तो लिपि नहीं था, लिपि था तो पढ़ा नहीं जा सका, या प्रमाणित नहीं हो सका। तो आप समझेंगे हड़प्पा संस्कृति में लिपि है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, नंबर एक। वैदिक काल की लिपि भी है, लिखी भी पुस्तकें भी देखने में हैं, लेकिन प्रमाणिक नहीं कि उसी काल में संकलन हुआ। मौखिक परंपरा से आगे बढ़ता चला गया। हो सकता है कि लेखन 600 BC के बाद हुआ हो, यानी संकलन के रूप में जिसको कहा जाए। यही वजह है, जैसे हम लोग कहते हैं रामायण महाभारत की चर्चा है कि गुप्त काल आते आते इसका पूरी तरह संकलन होता है, रामायण का भी, महाभारत का भी, और कई जो पुराण या कई जो धर्म स्मृतियाँ हैं उन सभी का भी। तो उससे पहले एक मौखिक परंपरा से आगे बढ़ते गई, लेकिन 600 BC के बाद लिखा जाना शुरू हुआ। ये तो तीन टर्मोलॉजी थे। अब आते पाषाण युग से लेकर के। तो सबसे पहले समझिएगा, हम लोग जिसको कहते हैं हम लोग नदी घाटी सभ्यता में। लेकिन क्या आपको पता है नदी घाटी के पहले मानव कहाँ थे? पत्थरों पे थे, पहाड़ों पर थे। क्यों? उसका भी रीज़न है। भूगोल मानव की संस्कृति को, मानव के अधिवास को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। और कहा जाता है कि व्यक्ति जो जन्म लेता है उसकी दो ही मूलभूत आवश्यकता होती, एक भोजन की आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा। और दोनों ही चीज़ें जो थी पहाड़ों पर मिल रहा था। कंदमूल यानी काफ़ी ज़्यादा वहाँ जो जंगल थे उससे फल मिल जा रहे थे, कंदमूल इसको मिल, उससे आज वो अपने जीवन को चला रहे थे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, जंगली जानवरों से जो उनका मुठभेड़ था, उनकी जो सुरक्षा थी, उन चीज़ों को लेकर के वो आगे बढ़े। तो वहाँ पर जो शुरुआती जो पत्थर जो मिला, उस पत्थर से जो प्रहार किए जानवर, एक तो समूह में आए, फिर जानवरों पर प्रहार करना शुरू किए। इससे जानवरों से अपने आप को सुरक्षित किए। उसके बाद कहा जानवरों से केवल प्रहार ही नहीं, कई गुफा भी बना रखे थे ताकि उस गुफा में जानवर आ नहीं सके। उस गुफा में जो शुरुआती चीज़ें जो देखने, आग तो बाद में आया लेकिन अंधेरा था, बाद में आग आया, इससे भी जानवर भागे। तो धीरे धीरे वो गुफा में ही रहना शुरू किए, गुफा में ही नक्काशी किए, खासकर मालवा के आसपास जो देखते हैं। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं
कि नदी घाटी सभ्यता के रूप में आ गया जब हम कृषि कार्य शुरू किए। कुंभकारी प्रणाली की जब शुरुआत हुई, कृषि कार्य की जब शुरुआत हुई, तो हम लोग देखते हैं कि शहर में कहीं ना कहीं, शहर करें नदी घाटी के पास आने का पीछे था उपजाऊ भूमि मिल गई, खेती करना प्रारंभ किए। खेती था तो अत्यधिक खेती होने लगी तो उसके लिए भंडारण के लिए जो कुंभकार यानी कि जो घड़ा की बात, मृदभांड की चर्चा वो होने लगा। इससे संपन्नता बढ़ी। संपन्नता के साथ देखा गया कि कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो व्यापारी थे वो सामान को पहुंचाने ले जाने, उनकी संपन्नता बढ़ी। तो धीरे धीरे इस प्रकार मानव सभ्यता का विकास हुआ। तो ये तो खैर शुरुआती लाइफ के स्तर पर चले, लेकिन अगर हम मानव के द्वारा प्रस्तुत किया गया अगर वस्तु के आधार पर चले तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं पाषाण युग, क्योंकि शुरुआती स्तर पर पाषाण ही माना गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं ताम्र पाषाण, ताम्र की खोज हुई और कहा जाता है धातुओं में पहला तांबा ही था जिसकी खोज की गई। और उसके बारे में कहा जाता है कि मानव जो धातु को पहली खोज की तांबा था। इसीलिए हिंदू संस्कृति में इस बात की चर्चा होती है कि तांबा अगर पहने तो झूठ नहीं बोले, अनैतिक कार्य नहीं करे, क्योंकि मानव को ये प्रकृति प्रदत्त या भगवान प्रदत्त ये पहली वस्तु है। इसलिए तांबे की उपयोगिता हमारे धर्मशास्त्र में, हमारी संस्कृति में कहीं ज़्यादा है। ताम्र संस्कृति के बाद धीरे धीरे हम लोग चलते हैं तो कांस्य युग की चर्चा होती है, जैसा कि आप ग्राफ से ही देख सकते हैं। ताम्र पाषाण के कांस्य युग, कांस्य युग में ही जो चर्चा होती है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके बाद हम लोग देखते हैं लौह युग है। लौह युग का मतलब हो गया लोहा पिघला करके मनचाहा शेप ले सकते हैं, जिससे हथियारों को बनाने में तो सुविधा हुई ही, हलों को बनाने में सुविधा हुई। और हल मोटा गहरा बनाने से जुताई भी बेहतर होना शुरू हुई, और जुताई बेहतर जितना ज़्यादा हुआ तो पैदावार भी बेहतर होना शुरू हो गया, जिससे हमारी संपन्नता बढ़ी। और आज के दौर के जो प्लास्टिक दौर की चर्चा हो रही है, तो ये तो आधुनिक दौर की है, इसकी क्या समस्या देखने को मिला। खैर फिलहाल हम लोग चर्चा इन्हीं 5-4 पर करेंगे, खास करके पाषाण युग पर, ताम्र पाषाण काल पर, कांस्य युग पर और लौह युगीन पर। तो सबसे पहले पाषाण काल की चर्चा पर हम लोग चर्चा कर लें कि पाषाण काल को देखें मोटे तौर पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 युगों में इसको बांटते हैं। पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है और नियोलिथिक है। टाइमिंग को अगर देखेंगे 2.5 लाख वर्ष से लेकर के इसको माना जाता है और 3000 BC के आसपास, 2.5 लाख से 3000 BC के आसपास इसको माना जाता है। तो अर्थ को समझेंगे कि शुरुआती दौर में पूरा पाषाण काल था, इसके अंतर्गत ही आता सब टाइप्स 3 आ जाते हैं। सब टाइप्स इसके 3 आते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, यानी 2.5 लाख से लेकर के 1 लाख BC का है। दूसरा है ये निम्न पूरा पाषाण काल, फर्स्ट फेज है। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, जो कि 1 लाख से लेकर के 40,000 BC माना गया। तीसरा है ऊंचे पूरा पाषाण काल, जिसके टाइमिंग को माना गया 40,000 से लेकर 10,000 के आसपास माना गया। इसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये 10,000 BC से लेकर 4,000 BC के आसपास मध्य पाषाण काल में है, और नव पाषाण काल का 4,000 से लेकर 3,000 के बीच में। लेकिन ध्यान रखेंगे ये समय कहीं ना कहीं स्थानों पर ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग होने के कारण है जो रिसर्च में जो वस्तुएं मिली है, जो शोध में, जो आर्कियोलॉजी में जो वस्तुएं मिली है, तो कोई स्थान की परंपरा जो है जिस स्तर पर, चूँकि हम सभी को पता है कि जब क्षेत्र समाप्त हो जाता है, परत दर परत मिट्टियाँ जम जाती है और हम ऊपर से जब खुदाई करते हैं तो जिस लेयर तक का मिलता है उसका जो अनुमान जो लगाते हैं कि किस काल का है, उस तो जानकारी मिलती है। उसके आगे भी हो सकता है खुदाई, लेकिन आगे नहीं हो पाता है खुदाई, क्योंकि उसका वर्जिन लेयर शुरू हो जाता है। और वर्जिन लेयर भी है कहीं, तो कहीं पानी का स्तर आता है। पानी का स्तर आने के बाद नीचे खुदाई करना संभव नहीं हो पाता। अगर नीचे खुदाई मिला तो साक्ष्य कहीं ना कहीं डिस्टर्ब के स्तर पर मिलते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं परेशानियां हम लोग को, सिंधु घाटी सभ्यता की जो चर्चा होती 2350, इससे पहले भी हो सकता है। 7 लेयरों में अभी 4 लेयर तक ही पहुँचा है, उसके बाद भी नीचे हमें जाना है, अगर और जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं पानी आ गया। पानी आ जाने से भूमिगत जल स्तर, कहने का मतलब है अगर आ जाता है तो निश्चित तौर पर हमें वहाँ पर परेशानियाँ होती है। फिर यहाँ पर हम लोग चर्चा करें मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में देखेंगे
कि इस समय एक महत्वपूर्ण विशेषता ये था कि समाधि मिलना शुरू हुआ, अंत्येष्टि प्रथा शुरू हुआ। इसमें अंत्येष्टि में कुत्ते के साथ शवों को, जो कुत्ते की जो चर्चा द बुर्ज होम का नाम सुने होंगे, कश्मीर में खास करके गुफा करा और बुर्ज होम जो चर्चा होती है, वहाँ कुत्तों के साथ मालिक को दफनाया गया। तो कारण कुछ भी हो, लेकिन जो एक मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया, माना जाता कि कुत्ता एक वफादार है, प्राणी माना जाता है, तो कुत्ते मालिक के साथ मरने के कारण मालिक के साथ ही उसको दफनाया गया। हो सकता है कुत्ते के शोक में मालिक भी मरा हो, या मालिक के मरने के शोक में कुत्ता भी मरा हो, दोनों के एक साथ ही शव को भी देखने को मिला। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ अलग स्थान है, खासकर मिर्ज़ापुर में देखते हैं। इसके बाद मिर्ज़ापुर में खास करके जो देखते हैं, वहाँ देखते हैं कुछ नए प्रकार के हथियार जो मिलते हैं, उसका अलग अलग नाम है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे इसकी हम लोग अभी चर्चा किए हैं। उसके बाद नवपाषाण काल में अगर आते हैं तो नवपाषाण काल में देखेंगे 2 शब्द आता है। एक शब्द आता मेहरगढ़, दूसरा शब्द आता कोल्डी हवा। कोल्डी हवा बेलन घाटी यानी कि इलाहाबाद के पास, जहाँ चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। अब तो खैर कबीर नगर की चर्चा हो रही है, लेकिन जो किताबों में चर्चा है वो है कोल्डी हवा यानी इलाहाबाद के पास। और 7000 BC में ही मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी के पास जो मिला है, सिंधु नहीं, सोहन नदी घाटी जो सिंधु की सहायक हो सकती है, सोहन नदी घाटी के पास जो मिला है, वहाँ पर जो प्रमाण मिला है तो गेहूं की कृषि को लेकर प्रमाण मिला। तो गेहूं की जो कृषि का प्रमाण मिला, जो जौ था फिर गेहूं था, तो माना जाता कि मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा वस्तुओं को उत्पादन किया गया, तो जनरली चर्चा होती है तो जौ को ही माना जाता। और यही वजह कि हमारी संस्कृति में जौ यानी खास करके धार्मिक परंपरा में जौ की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। खैर, खासकर ये इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम एक एक करके चर्चा करना चाहेंगे। पाषाण काल की हम लोग चर्चा करेंगे कि पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या थी, मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी, नव पाषाण काल विशेषता क्या थी। एक ग्राफ से हम लोग इसको समझने का प्रयास करें।